हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 28 मार्च 2023 और 28 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसका शुभारंभ वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भूपेंद्र यादव के द्वारा शुभारंभ वो किया गया है। तो हरियाणा में टिकली गांव है वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था उसके उपलक्ष्य में पर्यावरण वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला के 4 राज्यों में अरावली जो पर्यावरण प्रदा योजना है इसका शुभारंभ या इसका अनावरण वो किया है। अब जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है ये परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है वो मानी जा रही है जिसका उद्देश्य है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला है उसके आसपास के जो 5 किलोमीटर क्षेत्र है उसको वृक्षारोपण करना है। और ये परियोजना वो केंद्र सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय के प्रयासों का एक हिस्सा है जो पूरे देश में हरित मार्ग बनाने के लिए उस पर काम कर रहे हैं ताकि जो भूमि के विघटन और इससे जो रेगिस्तान बन रहे हैं उनको कम हो किया जा सके। अब जो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अरावली श्रृंखला ये दिल्ली के पास से दक्षिण पश्चिम की ओर भाग लेती हुई और उसके बाद दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात में समाप्त होती है और दुनिया की सबसे पुरानी ढलानों में से एक है। और श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा शिखर है ये गुरु शिखर है जो 1722 मीटर 5650 फीट की ऊंचाई है, उस ऊंचाई तक पहुंचना है। और अरावली जो पहाड़ियां वो 3 महत्वपूर्ण नदियां बानास, साहिबी और लूनी नदी की ये स्रोत हैं जो कच्छ के रेन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसको केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये एम टी वासुदेवन नायर है, इनको सम्मानित किया गया है। जो केरल में सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है केरल ज्योति, जिसमें लेखक एम टी वासुदेवन नायर है, इनको सम्मानित वो किया गया। और दूसरा जो सबसे उच्च पुरस्कार है केवल केरल प्रभा, इसमें ये अभिनेता जो मम्मूटी है और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी टी माधव मेनन और लेखक हैं ओमचेरी एन एन पिल्लई, इन्होंने ये पुरस्कार वो साझा किया है। और केरल के जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने जो केरल पुरस्कार मंगल है इन पुरस्कारों की पहली संस्करण है उसको प्रदान किया जिसमें विभिन्न जो सामाजिक जीवन के पहलुओं में उल्लेखनीय जिनका भी अधिक योगदान है उनको इस व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है। और ये पुरस्कार ये 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं जिसमें फर्स्ट पे है केरल ज्योति, सेकंड पे है केरल प्रभा और थर्ड पे है केरल श्री। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं सम्मान से संबंधित उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन सा सम्मान है वो किसको दिया गया। तो जो नेपाली क्रिकेटर हैं आसिफ शेख, इन्होंने 2022 में क्रिस्टोफर मार्टिन जेन की स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है वो जीता है। और भारतीय उद्योगपति जो श्री रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। और सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। मीराबाई चानू ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार वो जीता है। और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि जो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और एमआरएफ के मेमन को मिला है एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और बहेल है इन्होंने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सीबीआईपी अवार्ड 2022 से ही ये जीता है। और एनटीपीसी ने लगातार 6वें वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से ये जीता है। और ग्रैमी अवार्ड 2023 में रिकी के जैन को तीसरी बार ये सम्मान वो मिला है। और जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन का जो स्थल का पुरस्कार वो जीता है। और जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन है सज्जन जिंदल, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब वो अपने नाम वो किया है। अब केरल राज्य है तो केरल राज्य भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल की जो सीमा है, केरल की जो पड़ोसी राज्य हैं वे तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। और केरल के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और केरल है तो केरल की स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और केरल में टोटल जिले हैं 14 और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सहकार समृद्धि सौदा है इसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौदा इसकी आधारशिला रखी है। और सहकार समृद्धि सौदा ये कृषि विपणन के लिए जो 67 एकड़ का एक बाजार यार्ड है, और इन्होंने कर्नाटक सहकारिता विभाग के लिए जो 1400 करोड़ रुपए वो विभिन्न विकास कार्यों का भी उसमें उद्घाटन वो किया गया है। अब कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसकी सीमाएं वो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य से लगती है। और इसकी जो पश्चिम में है अरब सागर भी। और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक राज्य का गठन है ये 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य है इसका गठन वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, तो इस क्वेश्चन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक से संबंधित कि कर्नाटक ने 54 साल बाद जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन किया है। और कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की भी घोषणा की है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने 108 नमक क्लिनिक है इनका शुभारंभ किया है। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में खोला गया है। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट जो बैंक नहर विस्तार है इसमें नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया है। और सीएम जो बोम्मई है इन्होंने बजट में राम मंदिर बनाने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है इसको लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ में जो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है और क्लाइमेट। तो इसको यूएई और अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 है इसको लॉन्च किया। इसमें भारत है उन्होंने 2023 में इस समूह में भी शामिल हुआ था। और ये जो योजना है ये जो लॉन्च किया गया है इसमें इसकी एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य है कि जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली जो नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 है ये पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये छत्तीसगढ़ राज्य के। तो छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 है इसमें राज्यसभा विधानसभा के द्वारा ये पारित किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देना और उनके खिलाफ जो हिंसा है उनको रोकना। अब छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश है वो इसके पड़ोसी राज्य। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके। और टोटल जिले हैं छत्तीसगढ़ में 33। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य इसका गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो है दोस्तों रायपुर। तो जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ का वो हाल ही में विश्व भूषण जो हरिचंदन है इनको नियुक्त किया गया है। और अनुसुईया उइके है इनको मणिपुर का राज्यपाल वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व थिएटर दिवस है वो प्रतिवर्ष है ये कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये 27 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व थिएटर दिवस है ये सन 1962 से दुनिया भर में प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, जिसके माध्यम से आर्ट फॉर्म थिएटर के महत्व को बढ़ाया जा सके और उन सरकार या राजनेता जो भी संस्था है उनके लिए एक वेकअप कॉल के रूप में इसमें कार्य किया जा सके। अब मार्च मंथ है, तो मार्च मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी सराहना दिवस और रामकृष्ण जयंती के रूप में, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में और 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी के रूप में
और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा देश है जो एक्सरसाइज वायु प्रहार है इस नाम से एक मल्टी डोमेन एयरलैंड अभ्यास को आयोजित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये भारत देश के द्वारा जो अभ्यास वायु प्रहार है, ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा एक वास्तविक जो नियंत्रण रेखा के करीब आयोजित एक बहु डोमेन वायु भूमि अभ्यास है। और ये अभ्यास वो भारतीय रक्षा बलों के बीच में सामरिक स्तर की संयुक्तता को संस्थागत बनाने के लिए किए गए प्रयासों का एक हिस्सा है। अब इस अभ्यास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, इस पर भारत और चीन के बीच में जारी जो गतिविरोध है, इसके बीच में मार्च के दूसरे सप्ताह में अभ्यास शुरू हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि उन योजनाओं को तैयार करना था जो बहुडोमेन संचालन में तालमेल और बिठाया जा सके और पूरी क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना है। और इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और जमीनी बलों सहित विभिन्न लड़ाकू संपत्तियों का उपयोग वो भी शामिल था। और भारतीय सेना और वायुसेना ने अभ्यास के दौरान संयुक्त रूप से डिजिटल परिचालन परिदृश्यों को भी अंजाम दिया, जिसमें सैनिक उपकरणों की तैनाती हुई और हवाई हमले और हवा से जमीन पर युद्ध संचालन भी इसमें शामिल था। अब संयुक्त परिचालन वातावरण में भारतीय सेना और वायुसेना की जो तत्परता और अंतर क्षमता है, इसका परीक्षण करने के लिए भी इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट जो हिम शक्ति के तहत किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर वो किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये BEL के द्वारा, BEL के द्वारा। तो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय इन्होंने प्रोजेक्ट जो हिम शक्ति है उसके तहत तो BEL हैदराबाद उसके साथ एक समझौता किया। और हिम शक्ति परियोजना है वो MSME है, इसके सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंध जो उद्योग है उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। और इस परियोजना के तहत जो साल लगभग 3000 करोड़ रुपए हैं उनकी लागत से जो 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है उनका निर्माण भी इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में म्यांमार सीमा की रखवाली के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल वो जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये असम राइफल इसका जिम्मेदार है। तो असम राइफल का जो 188वां स्थापना दिवस है, ये दिवस है वो 24 मार्च 2023 को शिलांग में आयोजित किया गया था। और ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारत म्यांमार सीमा की रखवाली करता है। इस वर्ष बल के कर्मियों को एक शौर्य चक्र, 7 सेना पदक और 411 जो राष्ट्रपति और राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड है वन वेब, इसके कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च आउट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये 36 के साथ। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब इंडिया 2 है इस मिशन को सफलतापूर्ण लॉन्च किया। और इसके तहत जो 36 उपग्रह हैं उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारतीय सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 13 है, मार्क जो 3 है, इस रॉकेट के माध्यम से स्थापित वो किया गया। और ये सैटेलाइट वो यूके में स्थित जो नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड है वन वेब इसमें, और वन वेब ने इसरो के साथ जो बेहतर उपग्रहों को लेके लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय संविधान का तो कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की जो अयोग्यता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला CEO है वो नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल रॉय चौधरी को। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर आधारित जो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म है ग्रामली, इन्होंने अगले CEO के रूप में भारतीय मूल के राहुल रॉय चौधरी को नियुक्त किया। और चौधरी वो फिलहाल ग्रामली है इसमें ग्लोबल हेड ऑफ प्रोजेक्ट भी है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।